नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ वीकेंड अड्डा में। और ये हफ्ता काफ़ी उतार चढ़ाव भरा, काफ़ी खबरों वाला, काफ़ी उथल पुथल वाला भी रहा। पूरे हफ्ते के दौरान हर प्रकार की खबरें आई जो मार्केट को कुछ अच्छी लगी, कुछ बुरी लगी, और उसके बीच में बहुत सारे रिजल्ट्स भी आए, खबरें भी आई। तो इस हफ्ते एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने रीथिंकिंग करी अपने पोर्टफोलियो के बारे में, अपनी स्ट्रेटजी के बारे में कि अभी इस समय क्या करना चाहिए। तो ऐसे में कई सारी चीज़ें निकल के आई कि क्या तस्वीर बननी चाहिए। आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है। तो एक शब्द यूज़ किया है अभय जी ने, उसका नाम इंटैक्सिकेशन। अब ये इंटैक्सिकेशन क्या होता है मुझे नहीं पता भाई। मैं तो अभी जब अभय जी के पास चलूँगा तो मैं उनसे पूछूंगा कि ये क्यों आपने ट्वीट किया। उनके ट्विटर हैंडल पे पड़ा हुआ है। तो पहले शो की रूपरेखा बना लें। आज हम 3 विषयों पर बात करेंगे। आज थोड़ा ओपन एंडेड है, लेकिन फिर भी एक दायरा बनाने की कोशिश की हमने। एक तो ये कि मार्केट की जो झटका लगा है ये क्यों लगा। ये फिच की वजह से लगा। फिच मतलब एक दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी जिसने अमेरिका के सॉवरेन डेट को एक नॉच डाउनग्रेड किया, AAA से AA+ किया। तो उसका झटका हमें लगा है, या हम गले तक भरे हुए थे थोड़े हल्के हो गए, वो हुआ है, या रिजल्ट सीन पसंद नहीं आया, या बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू थे। क्या था ये झटका क्यों लगा, इसको समझेंगे। दूसरा, अब इस झटके के बाद 2-3 बहुत पॉजिटिव खबरें आई हैं, तो उसके बाद रिकवरी भी मार्केट में देखने को मिली। तो इसमें फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अप्रोच कैसे करें मार्केट को। दूर रहें, बने रहें, एकदम से कूद पड़े, थोड़ा थोड़ा करें, क्या करें। और तीसरे में जो है, अगर मान लीजिए कुछ करना है तो कौन से सेक्टर में करें, या कोई आइडिया हो सकता है, कोई हमारे गेस्ट सुझाएं। और 2 स्टॉक खास तौर पे जिस पर हम लोग थोड़ी बातचीत करेंगे। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो जायंट है, सबसे बड़ा बैंक है, उसके नतीजे आए, उसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हमको समझनी है। और एक अनुराग जी का बहुत ही फेवरेट शेयर है जोमेटो, उसने भी पहली बार प्रॉफिट दिखाया 2 करोड़ का। तो उसको भी समझेंगे कि अब उनको जोमेटो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत होगी। और मेहमान के सामने नाम तो 2-3 ले ही लिए, लेकिन फिर भी औपचारिक परिचय का आता हूँ। अभय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, पाइपर सेरिका के CIO और फंड मैनेजर है। गुरमीत जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, जो कंप्लीट सर्कल कैपिटल के CIO और फंड मैनेजर है। अनुराग जी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और पंकज जैन जी हैं जो दिल्ली से हैं, SW कैपिटल के डायरेक्टर। सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, ये इंटैक्सिकेशन क्या होता है? हाँ, तो ये इंटैक्सिकेशन मेरे दोस्त ने भेजा था, तो मैंने ट्वीट किया उसको। इसका मतलब है नीरज जी कि जो मेरी चीज़ है वो मुझे ही वापस मिल रही है। हाँ। और उसी में मैं पहले तो खुश हुआ कि मुझे कुछ मिला, पर मुझे बाद में पता चला अरे ये तो मेरी चीज़ है, तो इसमें इतना ज़्यादा खुश होने की क्या बात है। और आपने उसको मार्केट का रंग दे दिया। मार्केट में ऐसा ही हुआ ना, पहले जोरदार गिरा, बिल्कुल, और फिर चल गया, लोग खुश हो गए। अरे भैया पहले तो गिरा ही था। वहीं से तो वहीं तो वापस जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये बिल्कुल परफेक्ट वर्ड था मार्केट के लिए, इंटैक्सिकेशन था मार्केट में। तो इस वजह से ये हुआ। तो अच्छा, ये इंटैक्सिकेशन तो हो गया मार्केट में। क्या मूड क्या है भाई, ये जो पहला हमारा है झटका क्यों लगा ये मार्केट को? आई थिंक मार्केट में जितना चढ़ा उसके बाद ट्रिगर खत्म हो गए मार्केट के लिए, फ्रैंकली। मतलब अब उसके ऊपर जाए मार्केट तो कुछ तो नया ट्रिगर चाहिए। अर्निंग सीजन चल रहा है, अर्निंग्स ठीक है, मतलब ना कोई बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज है, ना कोई पॉजिटिव सरप्राइज है। और ग्लोबली भी ऐसा कोई बड़ा पॉजिटिव आउटलुक नहीं है कि मार्केट सडनली और चलता जाए। तो एक हेल्दी टेक्निकल करेक्शन है मेरे ख्याल से। पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, थोड़ा कैश में गए हैं, देख रहे हैं वापस अपॉर्चुनिटीज। तो एक हेल्दी करेक्शन है, नॉट ओनली इन इंडिया, US में भी हुआ, ग्लोबल मार्केट्स में हुआ, चाइना में हुआ, जापान में हुआ। तो एक ग्लोबल मार्केट करेक्शन है, टेक्निकल करेक्शन है, 3-4% का टेक्निकल करेक्शन आफ्टर 30% की रैली लिटरली हुई। उसके बाद इतना करेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से हेल्दी करेक्शन है। मेरे हिसाब से इन्वेस्टर जो कैश में बैठे हैं उन्होंने इस मौके का फायदा भी उठाया कि एलोकेशन बढ़ाएं, थोड़ा अंडर एलोकेटेड है। आपको सीजनल फीवर था? मेरे को लगता है सीजनल फीवर था। हाँ, फ्लू था, वो ठीक हो गया 2-3 दिन में। और हो सकता है थोड़ा साइडवेज रहे मार्केट जब तक कोई नए पॉजिटिव ट्रिगर्स ना आए। पर ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई घबराने की बात है किसी इन्वेस्टर के लिए कि सडनली कोई बहुत मेजर करेक्शन आ जाएगा और मार्केट यहाँ से 5-10% गिर जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा नीरज जी। ओके, तो यानी वीकनेस रहती थोड़ी फीवर ठीक होने के बाद? जी बिल्कुल, वैसे रहे कुछ दिन तक। ज्यादा खा लिया, ज्यादा पार्टी हो गई, अब थोड़े दिन आप आराम कर रहे हैं, अगले 2 दिन अब जो है हैंगओवर ठीक करना है। तो ये वाला मामला था। लेकिन अनुराग जी, आपके यहाँ जो फिच ने किया उससे ज्यादा तो हम लोगों को तकलीफ हुई, आपके यहाँ तो कुछ खास हुआ ही नहीं।
हाँ, नहीं नीरज जी, एक तो मैं अभय जी का फुली सपोर्ट करता हूँ। आई थिंक हम ना एक काइंड के हैंगओवर से रिकवर कर रहे हैं मार्केट्स में, राइट? और आई थिंक वो अभी तक हुआ नहीं है पूरा, राइट? क्योंकि अगर हम देखें 2008 से जो जीरो रेट्स तकरीबन जीरो ही चल रहे थे, बीच में कोशिश हुई थी एक बार 18-19 में, और यील्ड कर्व्स कोविड से पहले भी इन्वर्टेड थे, तो अंदेशा था कि एक रिसेशन आएगा और ये करेक्शन हो जाएगा, यील्ड कर्व्स नॉर्मल हो जाएंगे, बट वो हुए नहीं। फिर कोविड आ गया ऊपर से और हम लोग हाई हेडीनेस में चले गए। तो आई थिंक नीरज एक तो वो है कि मार्केट्स नीड अ ट्रिगर टू रन अवे और दे नीड अ क्लियर रनवे। और इसमें नीरज हमारे पास दोनों ही नहीं है, ना हमारे पास क्लियर रनवे है और ना हमारे पास कोई सॉलिड ट्रिगर्स हैं ऊपर जाने के लिए। फिच रेटिंग्स पे नीरज आई एग्री कि इमीडिएट टर्म में तो उन्होंने कुछ ऐसा नया देखिए बताया नहीं है। सो मार्केट्स अंडरस्टैंड कि यार ये जो आप बता रहे हैं इट्स अ वेल नोन न्यूज, बट आई वुड से सिग्नलिंग की इंपॉर्टेंस है नीरज इसमें कि इवेंचुअली दे हैव पुट पॉलिटिशियंस ऑन द ब्लॉक कि देखिए आप यू आर मैनेजिंग अल्टीमेटली आप पॉलिटिक्स इज सिटिंग, वॉशिंगटन डीसी इज on the biggest economy of the world, everybody watches this, तो आप इस तरह से irresponsibly debt binge नहीं कर सकते हैं, irresponsibly money printing नहीं कर सकते हैं, because dollar is the reserve currency, just because of that you can't do that, और आप इसको eventually आपको अगले 10 साल में you need to resolve it। 2033 का उन्होंने एक रनवे लिया है और उन्होंने कांग्रेस का ही डेटा यूज किया है। तो नीरज वो सवाल जायज है, वो इमीडिएटली इंपैक्ट ना करें, बट वो पॉलिटिशियंस को पुश करेंगे टू अराइव एट सम काइंड ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज। और इस पर एक चर्चा होनी जरूर शुरू हो गई है कि कितना हम फ्यूचर से बोरो करके फ्यूचर जनरेशंस को हम लोड डाउन कर सकते हैं डेट के लिए। बिकॉज इस पे हम नीरज मैं एक नजरिया दूंगा, क्योंकि अगर ये सिर्फ डेट बढ़ता ही रहा और दे डिडंट कंट्रोल इट, तो नीरज इसका सिर्फ एक सोल्यूशन होता है गवर्नमेंट्स के पास में, और वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में यूज हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में यूज हुआ। वो नीरज वो होता है टू इन्फ्लेट द डेट अवे। गवर्नमेंट्स कभी भी डेट पे नहीं करती हैं, दे जस्ट इन्फ्लेट इट अवे। तो मतलब क्या होता है नीरज के इन्फ्लेशन इतना कुछ एक डिकेड में कर देंगे कि वो डेट अपने आप प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। अब अगर यूएस वो करने लगा नीरज, तो देखिए फेड की फाइट कहां जाएगी और कहां मार्केट जाएगा। सो इट कैन बी डिजास्टर्स, इसको टाइम पे एड्रेस करने की जरूरत है, ये जरूर कहूंगा नीरज में। लेकिन एक चीज़ बताइए कि चूंकि 10 साल का रनवे है उस पर ठीक करना है, फिर आपके यहाँ के तमाम जो इकोनॉमिस्ट थे, पॉल क्रुगमैन से लेकर के एलरीन अहमद तक, ये सब एकदम चढ़ बैठे फिच के ऊपर। ये क्या है, ये कोई तरीका है इस तरह देने का? मैं तो सहमत ही नहीं हूँ आपसे। ये सब लोग हो गए नाराज। क्या उनकी नाराजगी आपको जायज़ लगती है कि भाई जब डेटा ठीक होने लगा है ना, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, वेज ग्रोथ कम हो रही है, नंबर भले नौकरियों के ज़्यादा हो लेकिन तनख्वाहें उतनी नहीं बढ़ रही हैं, तो ऐसे मौके पे आप ऐसे मार्केट को डरा क्यों रहे? इवन मैंने तो उसमें पढ़ा, एक मूडी एनालिटिक्स ने भी क्रिटिसाइज़ किया, हालांकि वो डायरेक्ट रेटिंग से नहीं आते हैं लेकिन पेरेंट कंपनी सेम है ना। तो ये बड़ा समझ में नहीं आया कि ये आपस में मतभेद है क्या, कि कुछ पॉलिटिकल मोटिव था क्या इनका, फिच का? नहीं, आई थिंक नीरज वो इट्स अ वेलकम थॉट, बट आई थिंक उसको कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना ये होगा। एक तो यहाँ पर कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट का एक रिवॉल्विंग डोर होता है, यू अंडरस्टैंड। तो एक हफ्ता पहले वो इन्फ्लेशन को और फेड को क्रिटिसाइज कर रहे थे, एक आई मीन आई डोंट वांट टू नेम द इंडिविजुअल, और अगले दिन वो फेडरल के जिस शहर में मैं बैठा हूँ उसके फेडरल रिजर्व के बोर्ड पर आ गए। तो क्लियरली लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में इकोनॉमिस्ट होते हैं नीरज, जो कि अपने हिसाब से एक अपॉर्चुनिस्टिक पोजीशन लेते हैं। आपने क्रुगमैन साहब का नाम लिया, रेस्पेक्टेबल नेम है, बट ही इज अ नोटेबल लेफ्ट साइड इकोनॉमिस्ट, राइट? तो उसमें कोई ऑब्वियसली ही विल सपोर्ट ऑल दी लेफ्ट साइड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। राइट और रॉन्ग कुछ में कुछ नहीं है, बट आपका कैंप कौन सा है वो मैटर करता है नीरज। सो अब आपने देखिए, नोटेबली फॉर द रेटिंग एजेंसीज, इट वॉज अ फ्रेश ब्रीज टू हियर फ्रॉम द गवर्नमेंट के उन्होंने कहा कि ये तो थोड़ा पॉलिटिसाइज्ड है, ये तो पास डेटा पर है, दिस डजंट मेक सेंस। वही देखिए आप, जब इंडिया की वो सॉवरेन रेटिंग्स इंक्रीज नहीं करते हैं, तो कुछ हद तक कुछ हमारी गवर्नमेंट्स भी यही क्रिटिसाइज करती हैं, राइट? नोटेबली वी हैव सेड अबाउट मूडीज दैट इट इज क्वाइट मूडी,
and standard and poor has poor standards, right? तो I think ये political brickbats चलते रह सकते हैं, but सवाल जायज हैं। अनुराग, उस दिन अगर सुबह ये चीज़ ना हो तो सुबह एक खबर और हमारी- आई कि ट्रम्प साहब जेल जा सकते हैं, है ना? तो वो उनके ऊपर एक मुकदमा और तीसरा दायर हुआ है, एक और चौथा भी होने वाला है, और उसमें खबर चली कि अगर इनको सजा होगी तो 20 साल के लिए जेल चले जाएंगे। तो मुझे लगा ये फिच इनका आदमी है। उसने कहा अच्छा बेटा भी मैं बताता हूँ आपको, ये लो, एक बम फोड़ा उसने दोनों खबरें सेम डे की थी तो ये मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन अनुराग जी की तरफ बॉल किया है लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, ये थर्ड एजेंसी, थर्ड लार्जेस्ट एजेंसी है वर्ल्ड की, जिसने यूएस को एक चेतावनी दी कि आपका जो डेट है ना, डेट टू जीडीपी बहुत बढ़ गया है और आप उसको मैनेज करिए वरना प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसकी आलोचना वगैरह शुरू हो गई, लोगों ने माना नहीं, लेकिन बाजार ने वैसा बहुत रिएक्ट नहीं किया। गुरमीत जी, आपको डर लगा क्या है फिच विच की बातें सुन के? नहीं नीरज जी, मेरा ये मानना है कि बॉन्ड यील्ड्स का जो रिएक्शन आता है, डॉलर इंडेक्स का रिएक्शन आता है, उससे थोड़ा पता लगता है कि कितना सीरियस है और हाँ। क्या इम्पैक्ट होने वाला है। शुरू में यील्ड सर्ज हुआ, 4-10 10 ईयर उनका 410 क्रॉस किया, 30 ईयर 420 क्रॉस किया। उल्टा ट्रेजरी ने पहले $93 बिलियन का सेल बोला था उस वीक, उन्होंने वो नंबर भी बढ़ाया, तो उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट आया। फिर थोड़ा न्यूज आ रही है कि कुछ लीडिंग हेज फंड मैनेजर शॉर्ट कर रहे हैं ट्रेजरीज को, तो थोड़ा इम्पैक्ट आया। बट अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स भी लगभग 102 के आसपास है, यील्ड भी मुझे लगता है 4 के आसपास स्टेबलाइज हो रही है, तो उतना इम्पैक्ट बाजार को रियलाइज हुआ कि नहीं है जितना इनिशियली लग रहा था। हालांकि अभी थोड़ा अर्ली है कहना, बट मेरा ये मानना है, मैं अनुराग जी से सहमत हूँ, थोड़ा सा गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा, थोड़ा सा मुझे लगता है फेड पे भी प्रेशर आएगा कि थोड़ा सा इसको और रिस्पॉन्सिबली करना है। और फिच ने क्लियरली बोला कि वो खुश नहीं है फिस्कल डिटेरियोरेशन से, और गवर्नेंस पे भी बात करी। और ये जो लास्ट मिनट डेट लिमिट सीलिंग के डिस्कशंस होते हैं, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस हिला है। तो मुझे लगता है थोड़ा प्रेशर यूएस गवर्नमेंट पे भी होगा। और मेरा ये मानना है कि और ये मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि थोड़ा सा रेट हाइक्स को प्ले आउट हो देना चाहिए, इसका बहुत लैग इफेक्ट होता है। जो इम्पैक्ट अभी आप यूएस की जीडीपी ग्रोथ 2.4 देख रहे हैं, ये 2 क्वार्टर बाद वो नहीं रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट आना शुरू होता है, क्योंकि लगातार रेट हाइक हुए हैं 0 से 5.5% पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब 3% का इन्फ्लेशन है, हेडलाइन ठीक है, कोर 4.1 है, रियल रेट अब 2.5% पॉजिटिव हो गया है। तो हम कहीं उस पीक रेट्स की तरफ हैं। हो सकता है 25 पैसा और हो कहने को, बट हम पीक रेट्स की तरफ हैं। तो बाजार फॉरवर्ड लुकिंग है। तो यूएस मार्केट ने जो इक्विटी मार्केट के नजरिए से मैं आपको बात बोलूँ, जो मार्केट को एक डर था रिसेशन का, वो मुझे लगता है थोड़ा कम हुआ है। लग रहा है कि क्लियरली इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अच्छी है और जो लैंडिंग है थोड़ा सॉफ्ट होगी। इमर्जिंग मार्केट्स पे भी जो पहले इम्पैक्ट आया था 2011 वाला, वैसा देखने को नहीं मिला। हमारा 10 ईयर एक्चुअली आज फ्लैट बंद हुआ है, 7.19 पे बंद हुआ। राइट। तो हाँ, पुराने तरीके से इसको कंपेयर करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। मैं ये मानता हूँ कि इंडियन मार्केट्स, उसमें हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे अपने फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, आगे भी बोलूंगा। ये साइकिल बहुत लोगों को सरप्राइज करेगी अगले 2-3 साल। अच्छा, एक सवाल मुझे और समझाइए आप गुरमीत, आप चूंकि बैंक में बहुत लंबे समय तक काम कर चुके हैं, जब फिच ये चिंता कर रहा है कि आपका डेट मैनेज नहीं हो रहा, गवर्नेंस पे मतलब आप बहुत पॉलिसीज इस तरह के लेके आ रहे हैं जो पॉपुलर है, उस पर पैसे बहुत खर्च कर रहे हैं, ऐसे में फेड के पास क्या चॉइस है? तो मुझे लगता है कि 25 जो अभी सितंबर की बात हो रही है उसके बाद भी और हाइक हो सकती है। कैसे आप मैनेज करेंगे? आपके पास चॉइस ही क्या है? मुझे नहीं लगता है नीरज जी, क्योंकि आप इन्फ्लेशन का आंकड़ा आएगा अगस्त का, देखिए कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। हेडलाइन ऑलरेडी 3% पे है और थोड़ा लैग इफेक्ट भी देखना पड़ेगा। दूसरा, इंटरेस्ट पेमेंट उनका $1 ट्रिलियन पहुंच गया है साल का। तो कहीं ना कहीं ये आगे जाके कभी कोई क्रेडिट इवेंट बन सकता है। मैंने पहले भी एक बार बोला था कि कुछ बैंक्स में परेशानी हो सकती है, और हमने देखा कुछ छोटे बैंक में परेशानी आई। क्रेडिट इवेंट की खासियत यही है कि बता के नहीं आता है। और हिस्ट्री है, यूएस फेड ने जब भी इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करे हैं, जब भी स्टीपली किए हैं, हमेशा जो उसका एंड हुआ है क्रेडिट इवेंट से हुआ है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है वो बैलेंसिंग भी फेड करेगा, और काफी हद तक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, यूएस का जो इंटरेस्ट पेमेंट है एज अ रेवेन्यू, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू इट मेक्स, वो अभी भी कम है। तो $1 ट्रिलियन अपने आप में नंबर बड़ा लगता है, बट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जो है वो कम है। तो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि आइडियली हम लगभग पीक पे है, मतलब इससे और रेट हाइक मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए।
ओके, ये रिलीफ की बात है। पंकज जी, क्या इंडियन मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया है इस फैच वाली न्यूज़ पे? क्योंकि हमारा मार्केट एक झटके में 2 दिन में काफ़ी करेक्ट हुआ, हालांकि फिर उसके बाद शुक्रवार को रिकवर किया उसने थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे ना हिल गए आप एकदम खबर सुन के, वैसा कुछ हुआ? क्यों इतना ज़्यादा रिएक्शन दिया हमने? देखो नीरज जी, इन हाइंडसाइट देखे तो आई थिंक इट वाज बाउंड टू हैपन। आई थिंक मार्केट वाज जस्ट वेटिंग फॉर एन एक्सक्यूज कि किस फॉर्म में वो एक्सक्यूज आता है। जिस तरह से कॉम्पेंसेंसी मार्केट में आ गई है, जिस तरह हम देख रहे थे क्लाइंट्स का बिहेवियर देख रहे थे, चाहे हम अपने यहाँ देखें और जो हम यारों दोस्तों से बात करते थे, पूरी तरह आई थिंक जिसे हम बोलते हैं गर्दन तक देवर फुली इन्वेस्टेड और सॉर्ट ऑफ पूरी मार्केट में इन्वेस्टेड थे। एंड टू द पॉइंट जनरली एवरीबडी वाज ट्राइंग टू सर्च कि क्या कोई मार्जिन हमारा बचा हुआ है, इन द सेंस डू वी हैव सम स्पेयर मनी सो दैट आई कैन टेक सम एक्स्ट्रा पोजीशन मे बी इन कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट्स एंड नॉट टू लीव एनी कैश ऑन द टेबल विद ब्रोकर और विद द सिस्टम। सो आई थिंक दोज वर द काइंड ऑफ सिग्नल्स। मार्केट में फ्रॉथ आता जा रहा था। आई थिंक जिस तरह की निफ्टी की जर्नी थी 19,000 से 20,000, आई थिंक इट वॉज टू फास्ट एंड टू फ्यूरियस। तो किस फॉर्म में वो एक ट्रिगर बन के आया, आई थिंक अगर हम लेमन टर्म में बोले, आई थिंक आउट ऑफ सिलेबस। आई थिंक जो फिश की रेटिंग का टाइम, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट। पीपल वर टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ अदर ट्रिगर्स व्हिच कुड हैपन, व्हिच कुड लीड टू द करेक्शन। बट आई थिंक फिच की रेटिंग डाउनग्रेड आएगा यूएसए का 1 नॉच पॉइंट, आई थिंक नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट। सो दैट वाज काइंड ऑफ आउट ऑफ सिलेबस। और जनरली मार्केट्स में ऐसा ही होता है कि जो भी एक ट्रिगर्स आते हैं बिना देखे और बिना नाम बतलाए के आते हैं। बट आई थिंक बहुत डीपर करेक्शन नहीं आनी चाहिए मार्केट्स में। जिस तरह की करेक्शन आ गई, हो सकता है अगस्त सीरीज एज सच वी में सी टाइम वाइज करेक्शन एंड मार्केट्स में कीप ऑन फ्लोटिंग प्लस माइनस से 2-3% ऑन सिमिलर काइंड ऑफ लेवल्स। बट मेरे को लगता है कि इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। मार्केट से फ्रॉथ कम हो रहा है, मार्केट में थोड़ा सा फ्रॉथ और कम होगा अगर टाइम वाइज करेक्शन आएगी। बट जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हैं आई थिंक, और जो इन्वेस्टर्स लोग हैं, आई थिंक दे हैव नथिंग टू वेरी। ट्रेडर्स मेरे को लगता है कि थोड़ा सा हाथ खींच सकते हैं अपना। दे नीड नॉट ट्रेड ऑन सिमिलर काइंड ऑफ लिक्विडिटी, सिमिलर काइंड ऑफ पोजीशंस एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स। थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच ले सकते हैं। बट इन्वेस्टर्स को कोई चिंता की बात नहीं है। मैं 1-2 और आर्टिकल्स पढ़ रहा था, आई थिंक थोड़े से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। एक आर्टिकल में पढ़ रहा था लाइक जैसे कि हमारे जो हेज फंड्स होते हैं या हमारे जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं या एल्गो फंड्स होते हैं, एक में स्ट्रैटेजी किसी की पढ़ रहा था कि जनरली ये देखा गया इंडिया में कि जब पार्लियामेंट सेशन ऑन होता है मार्केट्स टेंड टू अंडर परफॉर्म। आई थिंक वो एक रीजन है या नहीं है, बट हिस्टोरिकली आई थिंक दैट आर्टिकल वाज ट्राइंग टू प्रूव दैट कि अगर पिछले 5-7 साल में हम चले जाएं, पिछले 10 साल में चले जाएं, तो मे बी दैट इज द रीजन, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। नॉइज बढ़ जाता है, पॉलिटिकल नॉइज बढ़ जाता है और शायद मार्केट उससे घबरा जाती है। सो दैट इज अनदर थिंग। एक और मैं इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रहा था नीरज जी, आई थिंक दैट सीम टू बी वेरी रेलिवेंट कि जनरली अक्रॉस द बोर्ड, इंक्लूडिंग इन इंडियन मार्केट्स, इंक्लूडिंग इन ग्लोबल मार्केट्स, मार्केट सीम टू बी राइटिंग ऑफ चाइना। मार्केट्स को मान के चल रहे हैं कि नहीं, अब चाइना में नया निवेश आसानी से नहीं जाएगा और जो वहां की दिग्गज कंपनियां हैं दे आर अवेलेबल एट वेरी अट्रैक्टिव लेवल, जो एक रीजनेबल लेवल भी जिसे हम बोलते हैं, शायद उससे भी 20-30% नीचे के लेवल्स पे अवेलेबल हैं। एंड इट कुड बी जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम फॉर से ETF काइंड ऑफ फंड्स कि वो एक वैल्यू वहां पर देखे। और हम पिछले दिनों देख भी रहे हैं, इवन ऑन अ पॉलिटिकल साइड, चाइना एंड यूएस दे आर ट्राइंग टू मेंड वेज एंड देयर हैव बीन वेरी सीरियस पॉजिटिव नेगोशिएशन बिटवीन टू। सो वो एक है कि अगर वहां पर थोड़ा सा मनी डाइवर्ट होता है तो दैट कुड बी लिटिल नेगेटिव फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया। सो ये 2-3 एक पॉइंट्स हैंगे। बट टू सम इट अप, मेरे को लगता है कि मार्केट्स में बहुत डीपर करेक्शन हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ऑन अ लोअर साइड अगर हम नंबर्स को पुट करना चाहते हैं, आई थिंक वी डोंट एक्सपेक्ट मार्केट टू ब्रीच 19,000 काइंड ऑफ निफ्टी लेवल्स इन अ सिग्निफिकेंट वे। और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। दोज हु हैव मिस्ड द बस, ट्रेडर्स मेरे को लगता है कि अगस्त सीरीज में थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच ले सकते हैं। तो पंकज जी ने जो पहला वाला आर्टिकल पढ़ा है ना, पार्लियामेंट सेशन चलता है तो मार्केट, बहुत अच्छा आर्टिकल है। अब अगले हफ्ते खत्म ही हो जाएगा सेशन। हाँ, तो फिर मार्केट चलेगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा। तो मतलब 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास। आपने सही पढ़ा हो एकदम। पंकज जी ने आर्टिकल सही पढ़ा है, ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, क्या होता है ना कि पॉलिटिकली बहुत सारी चीज़ें इंडिया में इस समय चल रही हैं। अभी एक विश्वास प्रस्ताव पर डिबेट भी होने वाली है बहुत बड़ी सी, वो भी 2-3 दिन चलेगी। तो बड़े दिलचस्प चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो हो सकता है वो, मतलब इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोग थोड़ा उसमें भी दिलचस्पी ले रहे हो। लेकिन एक समस्या है भाई जी, अभी सब लोग कह रहे हैं कि अच्छे स्टॉक में बने रहने, गिरे कौन से हैं? कोई अच्छा स्टॉक गिरा क्या?
ठीक बात है आपकी। आई थिंक इतना पैसा कोई लगाएं बड़ा- किधर हाँ, अप्रोच बड़ा- मतलब क्वेश्चन मेरा या मार्केट अप्रोच कैसे करें हम। जी। करेक्शन तो आप लोग करने नहीं आएगा, बहुत टाइम हाँ, करेक्शन रहेगा, हाँ। साइडवेज रहेगा मार्केट, बट कोई अच्छी क्वालिटी का स्टॉक आपको ऐसा कोई दिखा कि अरे बहुत नीचे आ गया, सेल लग गई मानसून वाली, चलो घुस जाए, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। आई थिंक ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि मार्केट आप देखिए 20,000 ऑलमोस्ट टच करने वाला था और वहां से करेक्ट हुआ, और अभी भी कितना मतलब 19,500-600 पे होगा मेरे ख्याल से, 19,500 क्या 19,500, तो 500 पॉइंट हो तो मतलब कुछ भी करेक्शन नहीं है। तो उसमें ये एक्सपेक्ट करना कि सेल लग गई तो अब कुछ ले लें सेल तो वो लगी नहीं है। नहीं। हाँ, पर थोड़ा उससे ज़्यादा मैं कहूँगा मार्केट से कि जो रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स में थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा आया है, क्योंकि किस कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया उसकी बहुत पिटाई हुई। ओवरऑल रिजल्ट से आप खुश हैं कि नहीं? मतलब ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन जैसी थी वैसा ही है। आईटी में मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत नेगेटिव था, तो वो उसी हिसाब से जा रहा है। फार्मा में मेरा एक्सपेक्टेशन बेटर है कंपेयर टू व्हाट एनालिस्ट एक्सपेक्ट। मुझे लगता है फार्मा रिजल्ट्स विल बी बेटर देन एक्सपेक्टेड। और बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विस का जैसा हम आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो दिख ही रहा है, और उसके अलावा ऑटोज के नंबर्स भी अच्छे हैं। तो मैं कहूँगा जैसे एक्सपेक्टेशन था ब्रॉडली उसी लाइन में चल रहा है, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव सरप्राइज तो नहीं है। तो ये सब देखते हुए मुझे नहीं लगता नीरज जी कि फ्रैंकली कोई बड़ा करेक्शन भी हुआ है। मतलब 500 पॉइंट कुछ 20 नहीं है। को तो कुछ भी नहीं है। मतलब उसमें क्या एक्चुअली कुछ नहीं है। अपॉर्चुनिटी किसी को स्पेशल मिल जाएगी। परसेंटेज टर्म स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, हाँ। तो लोग कहेंगे ये कोई करेक्शन है, ये मतलब बेमतलब में हुआ बना दिया, डरा दिया हाँ, लोगों को। बिल्कुल कोई करेक्शन नहीं इसमें। मतलब ये तो छोटा करेक्शन है, चलता रहेगा। और आप देखें म्यूचुअल फंड के फ्लोज वो भी सॉलिड हैं, SIP फ्लो सॉलिड हैं, तो कोई हिलने को तैयार नहीं है इन्वेस्टर, कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए कि पिछले हफ्ते दर हफ्ते अगर हम देखें वीकली तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भराने वाली बात है। कुछ ऐसी बड़ी करेक्शन, कोई बड़ा इंडेक्स में टूट फूट या स्टॉक्स में ऐसा नहीं लगता है, लेकिन हल्ला बहुत मच गया है ना। 200 पॉइंट गिरा, 300 पॉइंट गिरा, लोग घबरा गए। चार्ट वाले लोग बहुत टेक्निकल डरा रहे थे कि क्या 20 डे में पता नहीं क्या क्या टूट रहा था। गुरमीत जी, इस बीच एक 2 रिपोर्ट्स आई जिनका जिक्र मैं आपसे अनुरागी से करना चाहता हूँ। एक तो मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया को अपग्रेड किया और उन्होंने चाइना को डाउनग्रेड किया, मैं ख्याल ब्राज़ील को भी उन्होंने डाउनग्रेड किया। और दूसरी रिपोर्ट S&P की थी। S&P ने भी भारत को न सिर्फ अपग्रेड किया, वो तो अगले 3-4 साल तक इन्होंने जो ग्रोथ का पाथ बताया पूरा कि 2030 तक हम $7 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएंगे अगर इसी के अगर से हम चलते रहें। मुझे ध्यान है कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है रुचिर शर्मा, वो तो मानने को तैयार नहीं कि 5% से ऊपर ग्रोथ हो सकती है इंडिया की, बट S&P कह रहा है कि नहीं, उससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। ये दोनों जो खबरें थी इंडिया के लिए, इसको आप कैसे रीड करते हैं? और S&P को मैं इसलिए ज़्यादा रिगार्ड करता हूँ क्योंकि ये लोग वो हैं जो बिना प्रूफ के कुछ करते नहीं है। मॉर्गन स्टैनली एक बार हो सकता है कि प्रोजेक्शन पे कर दे, लेकिन S&P वाले जब सबूत देख लेते हैं तभी कुछ काम करते हैं। तो गुरमीत सर बताइए, दोनों रिपोर्ट्स को आपने कैसे रीड किया? बहुत कंस्ट्रक्टिव है नीरज जी। बहुत टाइम बाद आपको इंडिया एक कंसेंसस अपग्रेड दिख रहा है। खाली मॉर्गन स्टैनली नहीं, अभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है, मैं शो के बाद आपको फॉरवर्ड करूंगा। वो भी करीबन $6.25 ट्रिलियन का लक्ष्य दे रहे हैं 2030 का। स्टैंडर्ड चार्ट भी एक थोड़ा कंजर्वेटिव है, जैसा आपने बोला। S&P ने 6.7 ट्रिलियन बोला है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने करीबन $6.25 ट्रिलियन के आसपास बोला है। नीरज जी, ग्रोथ रनवे क्लियर है। जैसे हम वो कहते हैं हमारी लैंग्वेज में कि ट्रेन तो चल पड़ी है कश्मीर से कन्याकुमारी, अब आपको बीच में उतरना है कि नहीं, बीच बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी, थोड़ा रुकेगी भी, डिले भी होगी। ब्रॉडर डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। और आप बेसिक मैक्रो फ्रीक्वेंसी डेटा देखिए, हमारा PMI सर्विसेज का 13 साल का हाई आया, 62 के ऊपर रीडिंग आई है। मैंने 62 की रीडिंग नहीं देखी सर्विसेज में बहुत समय तक। PMI मैन्युफैक्चरिंग पिछले लगातार 3 महीनों से 58 के आसपास है, पिछली रीडिंग 57.7 की आई है। GST नंबर अब नया नॉर्मल 1.6-1.7 लाख करोड़ है। हम एक समय था कि हम 1.5 लाख करोड़ को सेलिब्रेट करते थे। आप बैंक क्रेडिट ग्रोथ देखिए, रेट हाइक के बावजूद, रेपो रेट के बावजूद 15% के आसपास का क्रेडिट ग्रोथ है जून क्वार्टर का जो लास्ट अपडेट है। SBI ने आज कॉन्फ्रेंस कॉल में नतीजे इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन उन्होंने 14-15% का सबसे बड़ा बैंक भी गाइड कर रहा है अगले साल का बोथ क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ। तो मुझे लगता है अगर आप देखेंगे तो और अभी ये रेट्स हाई हैं, 6 महीने 8 महीने बाद इंटरेस्ट रेट्स में भी तब्दीली होगी, मेरा ये मानना है। तो ये जो 6.5 6.7 का नंबर है, हालांकि ये 7 साल का एवरेज है, इसमें भी मुझे लगता है थोड़ा अपसाइड आएगा।
तो ग्रोथ मोमेंटम स्ट्रांग है नीरज जी, काफी स्ट्रांग है। मोर इम्पोर्टेंटली मैं बहुत प्रमोटर से मिलता हूँ, बहुत जगह चर्चा करते हैं हम, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं वेल्थ में, प्लस हम स्टॉक पिकिंग के लिए भी मिलते हैं। थोड़ा सा जो एक प्रमोटर कॉन्फिडेंस है, कैपेक्स को लेके थोड़ा एक्साइटमेंट है, ये इस साइकिल बहुत टाइम बाद आई है। मैं बाजार में हूँ 20 साल से, और मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, शायद रिपीट भी करूंगा, कि मुझे कुछ हद तक ये 2003 से 7 की साइकिल की याद दिलाती है। हाँ, उस समय हम 12 के मल्टीपल से स्टार्ट हुई थी रैली, अभी हम ऑलरेडी 20-21 के मल्टीपल पे हैं, तो उतना शायद नंबर ऑफ टाइम्स में उतना ना हो, बट जो साइकिल है, इन्वेस्टमेंट एट कैपेक्स साइकिल है, हम उसके अभी बहुत अर्ली स्टेज में है। आपने फ्लोज की चर्चा की नीरज जी, $30 बिलियन का एनुअल फ्लो है इस साल, सिर्फ डोमेस्टिक का करीबन $22 बिलियन सिर्फ एसआईपी है, ईपीएफओ का करीबन करीबन $2.5-3 बिलियन है, $30 बिलियन के अब स्ट्रक्चरल फ्लोज आ गए हैं, और ये अभी सिर्फ 3% 4% है सेविंग्स का। $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में आप 20% सेविंग लगाइए तो $700 बिलियन होता है। $700 बिलियन के 30 बिलियन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये नंबर भी बढ़ेगा मेरे हिसाब से। आई एग्री, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत, मतलब मैंने भी कम से कम 10-15 साल बाद, या हो सकता है कभी मिस भी किया हो, ऐसे पीएमआई नंबर मैंने देखे जो 60 के ऊपर 62 तक गए हैं, जो कि सुपर बुलिश नंबर होते हैं पीएमआई के, जो हाई फ्रिक्वेंसी नंबर को शक नहीं इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ के आए थे। और वो ये दिखा रहे थे कि इस माहौल में, जब पूरी दुनिया में एक तरीके से बड़ी लोग अलग अलग बातें करें, इंडिया में कोई भी नंबर आपको डिप्रेस नहीं करता, रादर बहुत अच्छा था। अनुराग जी, ये इंडिया में जो 2 रेटिंग चल रही हैं, जो काम पिछले कुछ समय में हुआ है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये जो S&P की रेटिंग है, या जो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस अपग्रेड कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है ना कि पॉलिटिकल नैरेटिव सुन के लोगों को लगता है कि नहीं यार, इंडिया ऐसा कैसे ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर आप उसको कट कर दें, उस नॉइस को आप अलग करिए और प्योर इकोनॉमिक्स पे जाइए, ग्राउंड पे जाइए, कंपनीज को देखिए, कैपेक्स को देखिए, तो एकदम डिफरेंट स्टोरी दिख रही है। आपको भी दिख रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सो नो डाउट, सो नीरज, एक इन्वेस्टिंग वर्ल्ड एक रिलेटिव वर्ल्ड है, जिसमें हर समय हमें ये कॉल लेनी होती है कि कंपेयर टू अदर्स हाउ आर वी डूइंग। ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट बिल्कुल एप्ट है। आप देखिए, हम अनफेयर कंपैरिजंस करने लग जाते हैं यूएस चाइना से इधर उधर। अगर हम अपने पीयर ग्रुप में कंपेयर करें, मेक्सिको देख लीजिए, रशिया देख लीजिए, साउथ कोरिया देख लीजिए, साउथ कोरिया में भी डेवलप्ड कंट्री है, बट साउथ अफ्रीका देख लीजिए, ब्राजील देख लीजिए, अर्जेंटीना देख लीजिए। नीरज, इन कंट्रीज की क्या हालत है? दे आर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर मिडिल इनकम कंट्रीज। हमसे 4 गुना इनका पर कैपिटा जीडीपी ज्यादा है, लेकिन इनका जीडीपी नेगेटिव्स में भी चले जाता है। एंड लुक एट देयर, ब्राजील ने अभी इंटरेस्ट रेट्स कट किए, 13.5% उनके फंड्स रेट हैं, उनका इन्फ्लेशन 18 से 20% पे चल रहा है। सो यू हैव टू गिव इट टू इंडिया दैट हियर इज अ कंट्री जिसमें बड़ा स्टेबल वेल रेगुलेटेड मार्केट्स हैं, you know, with SEBI. There is a very well controlled central bank, which is RBI. And then हमारा जो trajectory है ना नीरज, वो negatively surprise कभी नहीं करता है. That is the dependability and the predictability of Indian markets and the reliability, which forces people to give a higher rating to India or higher weightage and even higher valuations compared to all other peer group. मॉर्गन स्टैनली ने इमर्जिंग मार्केट्स के पीयर ग्रुप में कंपेयर किया। अब आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? ये कंट्रीज प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं कंपेयर टू व्हेन वी सी इंडिया, राइट? सिर्फ वैल्यूएशन की जिक्र होता है, लेकिन ऑन अ रिलेटिव बेसिस इंडिया रियली कम्स आउट वेरी शाइनिंग। तो पहला पॉइंट, आई थिंक आई सपोर्ट मॉर्गन स्टैनलीज इज रिपोर्ट, दैट इंडिया इज द राइट, इन अ राइट पोजिशन, राइट प्लेस। एंड ऑफ कोर्स पोटेंशियल तो देखिए हमेशा ही रहता है। S&P रिपोर्ट पे नीरज, आई थिंक वो उन्होंने 2031 तक का नजरिया लिया है। उनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट वो 6.7 कह रहे हैं, राइट? अप्रोक्सीमेटली मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, राइट। बट आई एग्री विद रुचिर्स पॉइंट नीरज जो आपने निकाला, और वो बड़ा एप्ट है नीरज, एंड आई थिंक वील हैव टू सी। एंड मैंने एक नोटेबल न्यूज़पेपर में एक लेख भी लिखा था इस बारे में। नीरज, इंडिया ग्रोज विद द वर्ल्ड। तो वो जो गुरमीत ने बात करी 2002 से 2008 में, हम बोलते हैं कि हम 8% से ग्रो कर रहे थे। नीरज, 40 कंट्रीज वर ग्रोइंग मोर देन 8%। इस समय नीरज नो कंट्री इज ग्रोइंग एट 8% वर्ल्ड में, मेजर इकोनॉमीज, राइट? लेस देन 1 बिलियन छोड़ दीजिए, राइट?
देयर इज अ रीजन. देखिए कोरिलेशन हम ढूंढ सकते हैं कि क्यों हुआ, कैसे मेटल्स में बूम साइकिल आया, कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ, क्या हुआ. इंडिया के रीजन अलग हो सकते हैं, बट अगर और मैंने जिक्र किया नीरज के हाउ द ग्लोबल ग्रोथ हैज मूव फ्रॉम 3.5% इन द 90s टू roughly 3% in 2010. Last decade was 3.1%. This decade will be less than 2%. और बाय द वे ये लास्ट डेकेड की ग्रोथ चाइना ने संभाली है, ग्लोबल ग्रोथ की बात कर रहा हूं. तो ऐसे में अगर ग्लोबल ग्रोथ में स्लो डाउन होता है तो वो नीरज कंट्री लेवल पे भी दिखता है. तो ऐसे में आई वुड कन्वर्ज के 5 से 5.5% का ग्रोथ डिकेड में अगर हम देखेंगे तो तकरीबन उतना बनेगा. बट ये उतना बहस की बात नहीं है कि 6.5 और 5.5 में हम फंस के रह जाएं. पॉइंट इज इट इज अ वेरी गुड नंबर, राइट. तो कोई 6.5 कह लें, आप 6.5 में खुश हो जाइए. द गुड पॉइंट इज 6% इन्फ्लेशन प्लस 6% ग्रोथ अगर हम ये लगाएं तो भी नीरज मार्केट में 12% की नॉमिनल ग्रोथ जीडीपी पे होती है, विच मीन्स व्हाट के एफिशिएंट कंपनीज 12% से थोड़ा ऊपर भी निकाल सकती है रिटर्न्स, विच इज द बैकबोन ऑफ के भारतीय मार्केट क्यों 12% डिस्पाइट वॉट एवर लेवल्स 12% की और 13-14% की ग्रोथ आपको फिर भी दे सकता है. तो दिस इज द एंटायर स्टोरी नीरज, और इस लार्जर पिक्चर को हमें मिस नहीं करना है. एंड आई वांट टू मेक श्योर व्हेनेवर आई टॉक ऑफ वैल्यूएशन ये महंगा है, डोंट मिस दिस लार्जर पिक्चर. हालांकि नॉमिनल अब इन्फ्लेशन 6 है तो रिटर्न्स डॉलर टर्म्स में हमें, अब मेरे जैसे इन्वेस्टर्स को नीरज कम मिलते हैं लास्ट डिकेड में, कैसा भी रहा हो. हमें तो 8% के रिटर्न्स मिले डॉलर टर्म्स में, लेकिन इंडियन इन्वेस्टर को ज्यादा मिलते हैं नीरज. तो दैट्स अ वर्थवाइल पॉइंट. आप इंडियन इन्वेस्टर बन सकते हैं जैसे हमारे थ्रू. ऑप्शंस हैं सर, ऑप्शन की कमी नहीं है, ऑप्शन तो बहुत है. अच्छा नीरज, लेकिन एक चीज कहूंगा इसमें फाइनली, विच इज के ये मैं फंड फ्लोज का बड़ा फैन नहीं हूं नीरज, क्योंकि फंड फ्लोज में फिर वो लॉजिक आ जाता है कि यू नो अल्टीमेटली फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस को मैच करना होगा. तो फंड फ्लोज से वैल्यूएशन थोड़ा आगे निकलता है शॉर्ट टर्म में, उससे कोई पॉइंट. मैं इसमें एक पॉइंट रखना चाहता हूँ. देखिए रुचिर शर्मा का मैं भी बहुत रिगार्ड करता हूँ और मैंने उनकी बहुत सारी उनके डेटा पॉइंट को मैं बहुत जगह यूज़ भी करता हूँ. मुझे एक चीज़ उसमें समझ में नहीं आती. देखिए उन्होंने ये कहा कि दुनिया भर में जो ग्रोथ हो रही है उससे 2% आप ज़्यादा ले लेंगे बस, ठीक है. प्लस उन्होंने जो प्रीमाइस सेट किया है कि यूएस में मान लीजिए 2, 2.25, 2.5 तो आप 3% ज़्यादा लेंगे, 5% आपकी ग्रोथ है. उन्होंने ये एक्सेल सीट से जो थ्योरी जनरेट होती है ना, मुझे रुचि सर की थ्योरी वो लगती है, विद रिगार्ड मैं कह रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं वो. मुझे इसमें क्या लगता है, इंडिया की जो पूरी स्टोरी का नैरेटिव बना है ना, वो सिर्फ 10-20% लोगों की ग्रोथ की स्टोरी का नैरेटिव है. लेकिन अब वो जो डिजिटाइजेशन की वजह से पूरी भारत में जो चेंज हुआ है ना, वो शायद नंबर्स में भी कैप्चर हो रहा है. इसलिए लोग गलत पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको ये अंदाजा कभी था ही नहीं कि बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन इंडिया में होने लगेंगे यूपीआई के थ्रू. आपको ये कभी अंदाजा नहीं था कि एक टैक्स पूरे देश में होगा और 1,60,000 करोड़ का न्यू नॉर्मल बनेगा. और अभी तो बन ही रहा है, सिर्फ पता नहीं 2 लाख करोड़ पे जाकर सेटल होगा. तो शायद चूंकि हम लोग डेटा के गुलाम हैं, एक्सेल सीट ने जो बना के दिया मैं उस पर थ्योरी बिल्ड करते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़. इसलिए मुझे लगता है कि जो S&P कह रहा है वो मुझे ज़्यादा सही लग रहा है. आपकी राय? फिर गुरमीत जी भी इशारा कर रहे हैं. आपके मैं बात से मानता हूँ कि काफ़ी चीज़ें हैं जो नई हो रही हैं. तो अगर हम देखते हैं कि पहले क्या होता था और उसी को एक्स्ट्रापोलेट करें तो हम खो जाएंगे. Yes. और वो गलत डेटा नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि वो गलत, हाँ, गलत नहीं है. क्योंकि अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. अब जैसे 1 साल पहले तक आपको भी याद होगा, इंडिया में मोबाइल फोन नेट इंपोर्ट करते थे हम, चाइना से मंगाते थे, सब जगह से मंगाते थे, तो हम नेट इंपोर्टर थे. उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा PLI स्कीम में एप्पल बनाइए, आप बनाइए, सैमसंग आप बनाइए, सब बनाइए, फॉक्सकॉन आ जाइए, विंस्टॉन आ जाइए, डिक्सन कर ही रहा है काम. तो अब सिर्फ एप्पल $1 बिलियन का फोन एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया से. वो तो इंडियन जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है. ऐसा नहीं है कि एप्पल की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई, पर उसने इंडिया से $1 बिलियन का मंथली एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया. ये नई चीज है, ये आपको पहले नहीं होती. अब पहले कोई कि हम तो इंपोर्ट ही करेंगे, पर अब बदल गया, हम नेट एक्सपोर्टर हो गए हैं. अब जैसे कल सरकार ने कहा कि लैपटॉप वगैरह पे हम बैन कर देंगे, अब बड़े ड्यूटी लगाएंगे, तो आप डिक्सन को 5 लाख एसर के लैपटॉप का ऑर्डर मिल गया. अब ये पहली बार हुआ. अब एसर कहेगा ये तो अच्छा है, यहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ. तो कई चीजें जो नई हो रही हैं, और इसमें क्या, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं जिनको हम पहले कहते थे, उनको अच्छे जॉब्स मिल रहे हैं. इसका एक बिगेस्ट पॉजिटिव मुझे लगता है फॉर्मुलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है. बिल्कुल बिल्कुल. हमारे देश में मुझे कोई बताया कि बहुत ही मतलब ग्राउंड लेवल का एग्जांपल है कि जो रियल एस्टेट ब्रोकर जो मकान किराया दिलवा, उसकी ग्रोथ, उसकी इनकम कहीं काउंट होती है क्या? ऐसे बहुत सारे जो फॉर्मुलाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी में,
वो नंबर हाहाकारी हैं, बड़े नंबर हैं, वो आपको वो किसी ने नहीं सोचे होंगे। तो मुझे लगता है वो नंबर। गुरमीत जी आप कुछ कहना चाहते, फिर मैं पंकज जी के पास जाता हूँ। नहीं, जी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मैं कह रहा हूँ कि ये जो नंबर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट देते हैं, फॉर्मल इकोनॉमी का देते हैं, और इंडिया में एक बहुत पैरेलल इकोनॉमी है जो मेन इकोनॉमी में मर्ज हो रही है। आप जीएसटी देखिए, अगर डेटा नीरज जी, आप नंबर ऑफ रिटर्न्स देखिए, GSTR1, GSTR3 भी, नंबर ऑफ ई वे बिल्स देखिए। आप कभी अगर दिल्ली आएंगे, आप रोड पे चल के देखिए कितने रेस्टोरेंट्स जो पहले बिल नहीं काटते थे, अभी रेस्टोरेंट्स कितने बिल काट। आप बेसिक ऑब्जर्वेशन करिए, आपको फर्क दिखेगा। इस साल हमारे जो इनकम टैक्स रिटर्न है, जो फर्स्ट टाइम फाइलर्स हैं, 58 लाख थे, जो अभी डेटा अभी, और अभी ये बढ़ेगा क्योंकि डेडलाइन एक्सटेंड नहीं हुई। तो बहुत लोग फॉर्मल लैंड सिस्टम में आ रहे हैं। वो डेटा आपको एक्सेल में आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैरेलल इकोनॉमी का साइज किसी को नहीं पता है। सेकेंडली नीरज जी, जो एक बड़ी चर्चा मैंने करी, आप देखिए बैंक क्रेडिट देखिए, ये जितने छोटे छोटे बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, NBFCs हैं, ये जो लेंडिंग में, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में जो नए कस्टमर्स आ रहे हैं, पहले हमारे 20% एडल्ट्स के पास बैंक अकाउंट था जनधन के पहले, अभी 85% एडल्ट्स के पास बैंक अकाउंट। तो जब ये फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में आता है, और क्रेडिट से जो मोमेंटम और वेलोसिटी आती है, उसका नतीजा आप एक्सेल पे नहीं निकाल सकते हैं। तो बट मैं एक बात से अग्री करता हूँ अनुराग कि 11-12% नॉमिनल ग्रोथ रहेगी, कंजर्वेटिवली भी। थोड़ा हम अच्छा कर गए तो 13-14 होगी, तो उस लिहाज से भी इंडिया अच्छा करेगा अगले 6-7 साल। करेक्ट। पंकज जी, ये विषय आपका टेक चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। देखो नीरज जी, 2-3 टिप्पणी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जो अभी डिस्कशन हो रही थी। अगर हम जो अभी हम रुचित शर्मा की बात कर रहे थे, उसमें एक जनरल टिप्पणी मैं जरूर करना चाहूंगा। ऐसी चर्चाएं या ऐसा बज़ हमने पहले भी बहुत बार देखा है पिछले से 10-20 साल में, कि इंडियन इकोनॉमी डीकपल हो गई है ग्लोबल इकोनॉमी से। आई थिंक ऑन अ लार्जर प्लेटफॉर्म, आई थिंक दैट डजंट हैपन। 2-4-6 महीने हमने देखा है कि ऐसे फेजेस आते हैं मार्केट्स में, इट कुड बी आइदर वे, पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे, कि इंडियन मार्केट्स ग्लोबल मार्केट से अलग चल रही हैं, या मोमेंटम ऑन अ पॉजिटिव साइड बिकॉज ऑफ वॉट एवर द न्यूज फ्लो इज, कि नहीं ऐसा हो गया है कि अब हमारे को वर्ल्ड की चिंता नहीं है। बट दैट डजंट हैपन आई थिंक। तो मैं उस पर एग्री करूंगा कि बहुत ज्यादा हम डीकपल नहीं रह सकते। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में दिक्कतें हैं और बरकरार रहती हैं, टू एक्सपेक्ट कि हम एक काफी पावरफुल तरीके से ग्रो करते रहेंगे, दैट मे नॉट हैपन। और उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो कि हम पिछले 3-4-6 महीने में देख रहे हैं, आई थिंक दैट हैज बीन द स्टेबल प्राइसिंग इन कमोडिटी, स्टेबल प्राइसिंग इन क्रूड। और वो हमने कई बार देखा है कि अगर कमोडिटी और क्रूड में कहीं भी उथल पुथल आती है ऊपर की तरफ, तो एकदम आर इकोनॉमी टेंड्स टू सॉर्ट ऑफ गेट स्टेकी, और मार्केट्स में भी उसका एक रिएक्शन आता है। तो वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट दैट। On a positive side, I've been attending seminars, I've been meeting people. What has happened in last 3, 4, 5 years कि जो हमारे कंपनीज की कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी के सेवी एंटरप्रेन्योर्स हैं, आई थिंक उनकी क्रेडिबिलिटी काफी बढ़ गई। आज से हम अगर 20-25 साल पहले चले जाएं, तो शायद क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रमोटर्स, द काइंड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वी हैड, शायद इतनी हायर नहीं थी जो आज के दिन। आई थिंक दैट इज सॉर्ट ऑफ एडिंग आवर इकोनॉमी, और वो हमारे को लगता है कि आने वाले वक्त में और बढ़ेगी। जिस तरह से हमने देखे पिछले दिनों आईपीओ वगैरह भी आ रहे हैं, काफी अच्छे आईपीओ आ रहे हैं और काफी अच्छे प्रमोटर्स आ रहे हैं, और वो एक कैचअप चलता रहेगा, एंड वर्ल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग दैट। उसके अलावा जो तीसरी चीज है, जो एक नॉट टू फॉरगेट, जो हम बार बार देखते हैं, काफी राइजिंग एस्पिरेशनल इकोनॉमी है हमारी, जो एक हमारी मिडिल क्लास, एक सर्जिंग मिडिल क्लास है, जो पिरामिड नीचे से ऊपर आ रहा है, काफी राइजिंग पिरामिड हैगा, एंड वर्ल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग दैट। और एंड नोबडी डेयर नॉट इग्नोर इंडिया नाउ। तो आई थिंक ये 4-5 चीजें हैंगी, अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर फिगर्स वी आर टॉकिंग, विच इज हेल्पिंग इंडिया। और मेरे को लगता है कि अगर कॉमोडिटी प्राइसेस में स्टेबिलिटी रहती है, सो वी आर डेफिनेटली, आई थिंक पाथ एक ही है, और स्टडी ऊपर का ग्रोथ पाथ है मार्केट के लिए। करेक्ट। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के आके फिर हम लोग कुछ स्पेसिफिक्स पे बात करेंगे। मैं यहाँ पे जाता था एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। मैं इकॉनमी को दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। मुझे लगता है इकनॉमी या इकनॉमिक्स इज़ मैनेजिंग पीपल है। आप अपनी पॉपुलेशन को अगर आप मैनेज करें ना, यही इकनॉमिक्स है, क्योंकि इतनी लार्ज पॉपुलेशन के स्विंग से ही प्रोडक्शन होता है, उसी से कंजम्पशन होता है, उसी के मूवमेंट से चीज़ें बदलती हैं। आप यूरोप का इतिहास पढ़ लीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब वहाँ पे हुआ, कैसे हुआ वहाँ पे। आप यूएस में पढ़ लीजिए, आप इंडिया में पढ़ लीजिए। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ फॉर्मुलाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन का यील्ड बढ़ रहा है, ये बड़ा इकोनॉमिक टर्म लोगों को लग रहा होगा,
प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है आपकी। पहले जो काम आप 6 घंटे में करते थे अब आप 3 घंटे में कर लेते हैं, और बाकी बचे 3 घंटे में आप कुछ और करते हैं थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। तो ये ह्यूमन रिसोर्स की यील्डिंग हो रही है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और फॉर्मुलाइजेशन हो रहा है। इससे मुझे लगता है कि भारत अभी बहुत अनटैप्ड है। हम लोग विश कर, अच्छा ये भी मैं नहीं कर रहा हूँ कि एकदम आप फूल का कुप्पा हो जाएगी कि नहीं हम तो 15% ग्रो करेंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके यहाँ पर कैपिटा का बहुत बड़ा चैलेंज है। जीडीपी ग्रो कर रही है लेकिन पर कैपिटा उतना ग्रो नहीं कर रहा है। तो ये चैलेंजेस के बावजूद मुझे लगता है कि इंडिया की जो फॉर्मुलाइजेशन प्रोसेस है, जो ह्यूमन रिसोर्स का यील्ड है, वो शायद एक अच्छी तस्वीर हम लोगों को पेश करता है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद 2 स्पेसिफिक्स में मैं बात करूंगा, स्टेट बैंक और अनुराग जी का फेवरेट जोमैटो। स्वागत एक बार फिर से आपका, और आज हम चर्चा कर रहे हैं क्या क्या हुआ इस पूरे हफ्ते में और आगे क्या होने वाला है। इस हफ्ते में 2 नतीजे सबकी नज़रें उसमें थी और उन दोनों ने चौंकाया। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक है और उसको मिरर टू इकॉनमी भी कहते हैं, और दूसरा एकदम नए ज़माने की कंपनी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, फूड डिलीवरी काम करते हैं बेसिकली, उनका नाम है जोमैटो। उन्होंने भी चौंकाया, 2 करोड़ का मुनाफा कमा के दिखा दिया। इसके पीछे बहुत दिलचस्प कहानी है, उसको समझेंगे, लेकिन एक एक करके लेते हैं। पहले स्टेट बैंक के नतीजे। गुरमीत जी, आप बहुत बैंक में काम कर चुके, कैसे लगे आपको नतीजे स्टेट बैंक के? थोड़ा सा मुझे लगता है नीरज जी स्ट्रीट डिसअपॉइंट हुआ दो चीजों पे। एक उनका निम थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ज्यादा हुआ। बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्टेबल होगा। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जैसा आपका स्क्रीन भी दिखा रहा है करीबन 25 पैसे का। बाकी बैंक्स में हमने देखा था कि या तो स्टेबल था या बहुत माइनर कॉन्ट्रैक्शन था। होता है, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ रहे होते हैं तो इनिशियली एक्सपैंड होता है, और फिर जब स्टेबल हो जाते हैं तो वापस थोड़ा सा रिटर्न टू नॉर्मलाइजेशन होगा। दूसरा स्लिपेज बढ़ गया, बाजार को लगा वो स्लिपेज का नंबर ज्यादा है, और पीएसयू बैंक्स को लेके हमेशा ये कंसर्न रहता है कि कहीं वापस से वो पुराना 2011, 12, 13 साइकिल लोगों को याद आ जाती है। बट अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में देखेंगे, उनका ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए लगभग उतना ही है, 90,000 करोड़ है, और नेट एनपीए में भी करीबन 1,000 करोड़ का इजाफा हुआ है। इतनी बड़ी बैलेंस शीट में ज्यादा मायने नहीं रखता है, बट क्योंकि थोड़ा सा भी एसेट क्वालिटी में डिटोरेशन आता है तो बाजार को परेशानी देते हैं। दूसरा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्रेडिट ग्रोथ नहीं हुई, 1% के आसपास हुई। बाकी बैंक्स ने बहुत अच्छे नतीजे दिखाए, कुछ छोटे बैंक्स ने तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4-5% का ग्रोथ दिखाया क्रेडिट ग्रोथ में। बट गाइडेंस एसबीआई ने अगले साल की 14-15% की दी है। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज 1 बुक वैल्यू पे है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 630-640 के हाई के बाद वैसे भी थोड़ा सा नीचे है अगर आप पीक लेवल ऑफ मार्केट की बात करें। तो वैल्यूएशन कंफर्ट है वहां पे, और अगले क्वार्टर देखना चाहेगा मार्केट की वापस से क्रेडिट ग्रोथ में रिकवरी होती है कि नहीं। और डिजिटल इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे ले रहा है नीरज जी, मैं पहले भी बोलता आया हूँ। अंतिम उन्होंने जो उनकी अंडर राइटिंग है वो भी इम्प्रूव हुई है, क्रेडिट अंडर राइटिंग डिजिटल डिस्बर्समेंट से। एक्विजिशन इम्प्रूव हुआ है योनो से न्यू टू बैंक का। और आप अगर पिछले 5, 7, 10 साल का डेटा मैप करेंगे, ये अकेला ऐसा पीएसयू बैंक है जिसने मार्केट शेयर गेन किया है डिपॉजिट साइड्स में भी और एसेट साइड में भी। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट है, नतीजे थोड़े से सॉफ्ट। तो मतलब अगर अब सीबीएसई वाले स्टैंडर्ड से देखें तो उसने 65-70% नंबर पे पास किया है ना? है ना गुरमीत सर? फर्स्ट क्लास नहीं है। 70% अच्छा होता था हमारे टाइम पे, आजकल लोगों ने बेंचमार्क बिगाड़ दिया है। देखो जो स्टेट बोर्ड थे उसमें तो 60% में लड्डू पड़ जाते थे, सीबीएसई में 70% में भी तो चाय नहीं पिलाता कोई। तो 60-70% पे काम चल गया इनका। कोई संदेश छिपा क्या इस रिजल्ट में? इसमें जो ट्रेजरी इनकम थी वो बहुत बहुत अच्छी थी, और जो भी रिजल्ट एनआईएम कम हुआ, स्लिपेजेस बढ़े, उसके बावजूद जो नेट प्रॉफिट नंबर है वो अच्छा रहा। वो सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि जो ट्रेजरी इनकम थी बैंक की वो बहुत अच्छी थी। पर क्या होता है, ट्रेजरी इनकम बड़ी वॉलेटाइल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कभी ज़्यादा अच्छी है कभी नहीं है, तो उसको आप सस्टेनेबल बेसिस पे एक मल्टीपल नहीं दे सकते। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है तो सब उसको देखते हैं कि अगर आपकी अर्निंग्स, आपका एनआईएम अंडर प्रेशर है तो बाकी बैंक्स पे भी प्रेशर आएगा। मतलब एसबीआई एक लीडर है सब, मतलब हर महीने में रास्ता दिखाता है। तो उसकी वजह से जो बैंक्स पे, लार्ज प्राइवेट बैंक्स पे जो बहुत बुलिशनेस है,
मुझे लगता है वो थोड़ा लोग अपने नंबर्स वापस सोचेंगे कि क्या सच में स्लिपेजेस है, क्या ग्रोथ सच में कम है, इतना नहीं है जितना हम एस्टिमेट कर रहे हैं। और दूसरा नीरज जी, ये दिख भी रहा है, ये आप देखें अगर आईसीआईसीआई बैंक कोटक बैंक और के नंबर्स भी जो थे उसके बावजूद स्टॉक गिरा। एचडीएफसी बैंक भी कोई बड़ा रिटर्न नहीं दिया, बल्कि मैं कहूँगा पिछले 2-3 साल से ये दोनों बैंक्स भी टाइम करेक्शन के मोड में ही चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि जो पीपॉप हम कहते हैं, जो कोर इनकम है वो बढ़े। ये ट्रेजरी इनकम को डिफाइन नहीं करते हैं, उसमें ट्रेजरी इनकम वोलेटाइल है। तो अब एक क्वार्टर अब वापस देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में एसबीआई के रिजल्ट्स कैसे आते हैं, जो कोर पीपॉप है वो बढ़ता है क्या, वो देखना जरूरी है। पर एसेट क्वालिटी पे डर कम हो रहा है, जनरली लोगों को लग रहा है कि एसेट फोन बैंकिंग तो होती नहीं है। हाँ, अब वो आपको ज्यादा मालूम है। नहीं होती, गुरमीत जी को भी पता है, अभी फोन बैंकिंग का कोई चलन वलन नहीं है, अभी ब्रांच में जाके ही लोन लेने लगा। जी, तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा ठहराव आएगा, अब लोगों अपने एस्टिमेट शायद टोन डाउन करेंगे बड़े बैंक से, और थोड़ा मुझे लगता है इंटरेस्ट शिफ्ट होगा। जैसे आप कह रहे थे, बॉटम ऑफ द पिरामिड जो फॉर्मुलाइज कर रहे हैं इकोनॉमी को, जो छोटे एसएमईज को, छोटे एंटरप्रेन्योर्स को लोन दे रहे हैं, उस पे आई थिंक इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जाएगा, जो अभी तक नहीं गया है। ओके पंकज जी, आपने कोई रीड किया एसबीआई के रिजल्ट से? देखो नीरज, इसमें 2-3 चीजें थी। रिजल्ट्स, जहां तक निम्स की बात है, आई थिंक मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि निम्स में एक हमारे को चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। आई थिंक जो मार्केट पूरी तरह एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि जिस तरह की लोन ग्रोथ, स्लो लोन ग्रोथ जो देखने को मिली है, आई थिंक मार्केट वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, क्योंकि जिस तरह की हम बॉयंसी देख रहे हैं मार्केट्स में पिछले 2-3 क्वार्टर से, आई थिंक इतनी स्लो लोन ग्रोथ, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द चैलेंज। बट अगर हम मार्केट की स्टॉक वाइज पोजीशनिंग देखें, आई थिंक पोजीशनिंग मार्केट में पहले ही काफी रैशनल हो गई थी। और जहां तक स्टॉक की वैल्यूएशन की बात है, आई थिंक एनी वैल्यूएशन, एनी स्टॉक प्राइस ऑफ स्टेट बैंक बिलो 550, आई थिंक काफी रीजनेबल वैल्यूएशन हो जाती है। एंड अगर वहां पर कोई भी स्टॉक को लैच करता है विद अ मीडियम टर्म व्यू, आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू गो रॉन्ग। तो ऑल इन ऑल आई थिंक रिजल्ट्स में कोई ऐसे बड़े चैलेंजेस नहीं है। मे बी मार्केट एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हो गई थी, और जैसे कि आप थोड़ी देर पहले पुट कर रहे थे कि शायद 65-70% नंबर आया, शायद वो बात नहीं है। आई थिंक जो क्लास के या टॉपर्स होते हैं, यू ऑलवेज एक्सपेक्ट देम टू टॉप, और उनके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 85-90%, you don't expect them to deliver 65-70%. So I think that is the only reason. और जनरली भी हम देख रहे थे कि मार्केट में थोड़ी स्लगिशनेस आ गई है। एंड अगर हम बैंकिंग स्टॉक इन जनरल देखें, ज्यादातर बैंक्स ने अच्छे रिजल्ट दिए, बट उसके बावजूद भी वी हैव सीन करेक्शन इन दो स्टॉक्स। सो बहुत ज्यादा डीपली रीड नहीं करना चाहिए। आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक अबाउट एसबीआई ऑन अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म प्लेटफॉर्म। और स्टॉक में अगर 3 से 5% की करेक्शन आती भी है, चाहे वो रिजल्ट की वजह से हो, या मार्केट पोजीशनिंग की वजह से हो, या जनरल मार्केट करेक्शन की वजह से हो, आई थिंक वी वुड डेफिनेटली बी रिकमेंडिंग अ बाय ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम दोज काइंड ऑफ लेवल्स। अच्छा, मुझे ना कि अरुण जी से अपनी बात हुई तो उन्होंने एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि अभी ये बैंकों के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, चलेंगे नहीं स्टॉक, क्योंकि वो निम पीक हो रही है। एक बार लोग एसेस करना चाहेंगे फिर क्या हो रहा है, उसके बाद ही देखेंगे। अनुराग जी, आप किससे शुरू करेंगे, एसबीआई से या सीधे जोमेटो से? नहीं, एक बैंकिंग पे एक छोटा सा कमेंट नीरज जी देता हूँ। आप मेरा नजरिया जानते हैं, इंडिया में हम थोड़ा बैंक्स को ज्यादा ओवर रेट करते हैं, बट आई थिंक ठीक है, बिकॉज जब इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन और बढ़ रहा होता है और लेंडिंग ग्रोथ होती है, तो बैंक्स आर रेटेड हायर। बट जैसे इकोनॉमी मैच्योर होती है, बिकॉज बैंक्स ग्रो एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी, उनको उस इकोनॉमी के रेट से ज्यादा भी ग्रो करें तो फिर एनपीएस आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आई थिंक इंडियन बैंक्स का वैल्यूएशन फेयरली रिच है। और एक पॉइंट पे अगर कोई आउटसाइडर देखेगा, एफआईआईज ऑफ कोर्स देखेंगे, तो दे विल से कि यार ये मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच रहा है, तो ठीक है, इट्स बेटर, थोड़ा ब्रेक लगाए तो बेटर है। उसके बाद लेंडिंग ग्रोथ अगर बढ़ती है तो आई विल बी हैप्पी दैट ये बढ़े। निम्स की बात, एज द इकोनॉमी मैच्योर्स, निम्स को कम होना भी चाहिए, लेकिन अभी तो आई थिंक वी आर फार अवे फ्रॉम दैट। तो अदरवाइज ठीक है नीरज, सेक्टर सॉलिड है, रॉक सॉलिड, डिपेंडेबल है। हर साल तो पैसे नहीं बनेंगे ना, कभी तो आपको मैच्योरिटी से थोड़ा बैठना भी पड़ेगा। तो आई थिंक इट इज फाइन, बट आई लाइक द सेक्टर, कोई ऐसी उसमें नेगेटिविटी नहीं है।
जोमेटो पे आते हैं नीरज जी। तो रिजल्ट आया, मुझे भी फटाफट कुछ टेक्स्ट आ गए फटाफट, अच्छा ये देखो क्या 70% ग्रोथ हो गई। तो मैं नंबर्स में जाके देखने लगा नीरज, तो पता लगा कि अब रेवेन्यू भी एडजस्टेड होने लगा है। बीटा 2 एडजस्टेड था ही, रेवेन्यू भी एडजस्ट हो गया है। तो अल्टीमेटली मैंने देखा कि फूड डिलीवरी की ग्रोथ तो नीरज पिछले 3 क्वार्टर से फ्लैट थी सीक्वेंशियली। हाँ, एंड अब इस बार 18% की ग्रोथ हुई है, बट समवेयर दी मार्केट नंबर्स आर अबाउट 33% ग्रोथ एंड ऑल दिस। नीरज वो निकालते हैं, एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निकालते हैं, जो खुद ही वो क्वेश्चन करते हैं और खुद ही आंसर करते हैं, उनका सीएफओ और सीईओ। उसमें उन्होंने सवाल खुद ही पूछा है कि अरे आप तो कह रहे थे कि अगले 4 क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी होगी, लेकिन आपने तो मतलब अभी कर दिखाया, ये कैसे किया आपने? तो मतलब ये तो नीरज वो बात हो गई, मतलब कत्ल भी करते हैं और हाथ में तलवार नहीं, है ना? तो अब आप ये देखें नीरज के दीज कंपनीज हैव अटेन्ड दी मेच्योरिटी ऑफ $1 billion सेल्स इन फूड डिलीवरी। तकरीबन $1 billion से थोड़ा सा कम है। इट इज अबाउट 6,500 7,500 7,000 करोड़। वो नीरज पिछले 4 क्वार्टर से क्रॉस नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट दिस क्वार्टर देयर इज अ डिफरेंस। आई कंपेयर इट टू डोरडैश नीरज, अबाउट 7 से 8 बिलियन डॉलर की सेल्स है, और ये बिल्कुल मैच करता है इससे यूएस मार्केट से। अबाउट 1/8 ऑफ यूएस मार्केट इज इंडियन मार्केट। नीरज उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बन रही है, एंड एवरीथिंग इज एडजस्टेड, then I'm not really impressed, because one, I have a solid belief top line of these companies will not grow, at least in the core businesses। अब आप नए बिजनेस इन्वेस्ट करके टॉप लाइन ग्रो कर लीजिए, लेकिन कोर बिजनेस में टॉप लाइन इज स्टैग्नेटिंग। और जो प्रॉफिट भी दिखाया है वो 2 करोड़ का, वो डिफर्ड टैक्स की वजह से दिखाया। तो मैं ये कोई गैर कानूनी गलत काम नहीं किया, लेकिन वो इंटेंट भी साथ क्या खाली दिखाने के लिए आपने ऐसा कर दिया, आपको अच्छे लगे? नहीं, मैंने इसको 2 बात में सेपरेट करते हैं। कोर बिजनेस देखते हैं। कोर बिजनेस में उनका थोड़ा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बढ़ा है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ा है, 6.4% आ गया। इसलिए आ गया क्योंकि पिछले जब कंपेयर करें तो 380 रुपए का एवरेज ऑर्डर वैल्यू था, जो एवरेज ऑर्डर हम लोग ऑर्डर करते हैं वो 420 रुपए पे आ गया। थोड़ा फूड प्राइस इन्फ्लेशन हुआ, जब भाव बढ़ गया खाने का, तो उसकी वजह से उनको फायदा मिला, तो 420 रुपए का एक ऑर्डर हो गया। और उसके ऊपर उनका जो टेक रेट है, जो उनका प्रॉफिट है, जो वो डिलीवरी और एडवर्टाइजिंग के बाद देते हैं, वो 24% के करीब आ गया। तो समझ लीजिए 420 रुपए के एक ऑर्डर पे 100 रुपए का इनकम जोमेटो की है। अब वो तो ठीक है, वो आपका बढ़ा प्रॉफिट, पर जो आपका ओवरऑल ऑर्डर है वो इतने नहीं बढ़े हैं। और जो कोर बिजनेस है उसमें अभी भी प्रेशर है कि कॉम्पिटिटिव है वो अभी भी। दूसरी तरफ आपका स्विगी भी बैठा हुआ है, रेस्टोरेंट्स भी कॉम्पिटिटिव कम्पीट कर रहे हैं। तो ये कहना कि अब ये ग्रोथ हर क्वार्टर में आता रहेगा, ये गलत है। दूसरा नीरज जी, ऑन द प्रॉफिट साइड, अब प्रॉफिट कहाँ से आया? 380 करोड़ 390 करोड़ का इनका अदर इनकम है, जो 11,000 करोड़ का कैश रिजर्व है इनके पास, तो उससे आता है वो 380 करोड़, आप वो ले लीजिए। दूसरा डेफर्ड टैक्स एसेट जो इन्होंने क्रिएट किया फर्स्ट टाइम, उसके वजह से मैं कहता हूँ 400 450 करोड़ का अदर इनकम है, जिसका कोर बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उसको निकाल दें तो वो लॉस दिखता आपको इतना बड़ा। लास्ट मेरा पॉइंट ये है नीरज जी कि आप ये बिजनेस देख रहे हैं, 11,000 करोड़ के आपके पास कैश रिजर्व है, उस पर आप कुछ भी ना करें, कुछ भी करके चलिए आप 1,000 करोड़ का तो इनकम कमा लेंगे साल की, ठीक है, आराम से। अब 1,000 करोड़ आप कुछ ना करें तो आप कंपनी अगर बंद कर दें, बिजनेस बंद कर दें, आपको 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। और उसके सामने आप इतनी सब मेहनत करके आप एक क्वार्टर में 2 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहे हैं। मतलब इसमें मार्केट से लगी जुगाड़। देखिए मैंने जब नंबर देखे तो मुझे अच्छा लगा कि प्रॉफिट में आ गया, डीप में आ गया, अरे नहीं यार ये तो मतलब केवल दिखाने के लिए जुगाड़ू नंबर किया। और इन्फ्लेटेड नंबर पे अगर आप 424 रुपए लेके आ रहे हैं ना जी, इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा ना फूड वाला, तो फिर वो रह जाएगा। गुरमीत सर, बहुत छोटा सा आपका कमेंट चाहिए इसमें। जोमेटो अच्छे लगे आपको या आप भी को लगता है अभी थोड़ा वेट करना चाहिए? जी हमने लिया नहीं है, बट थोड़ा सा रेडार में, क्योंकि पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है बातें हुई। ठीक है, आप उनका जीएमवी देखिए 7600 करोड़ के आसपास का है, रेवेन्यू 2400 करोड़ किया है, तो इम्प्रूवमेंट है। मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स में भी इम्प्रूवमेंट है, जीएमवी में भी इम्प्रूवमेंट है। और अभी सिर्फ 4-5% लोग इंडिया में ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, तो ग्रोथ पाथ अच्छा है। एक जो चीज मुझे अच्छी लग रही है, कैपिटल एलोकेशन को लेकर डिसिप्लिन है। उन्होंने ब्लिंकिट का भी बोला कि अगले साल वो ब्रेक इवन होंगे। आपकी बात सही है कि लंबा रास्ता तय करना है,
तो अगर आप, मेरा ये मानना है कि अगर आपको ये फूड कंजम्पशन स्टोरी खेलनी है अभी टाइम बिंग के लिए, तो QSR बेटर ऑल्टरनेटिव है। जोमेटो में शायद अभी 1-2 क्वार्टर और लगेंगे, पर देखना चाहता हूँ कि ये ग्रोथ सस्टेन होती है कि नहीं, बट डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है जहां से वो थे। मैंने ये बात पहले भी बोली है नीरज जी, जो लोग प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करेंगे और श्रिंक करेंगे और कैपिटल एलोकेशन को फॉलो करेंगे, आप पीबी इन्फोटेक देखिए, उन्होंने भी अपने कैपिटल एलोकेशन से लॉस कम किया, नेगेटिव कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं किया। थोड़ा कुछ हद तक पेटीएम में भी आपको देखने को मिल रहा है, वो हर चीज नहीं कर रहे हैं, लेंडिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो पेमेंट बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, तो ये जो श्रिंक करेगा हाँ, उनको ध्यान दें। इंटरेस्टिंग बात ये होनी चाहिए। देखिए, नथिंग अगेंस्ट कि किसी कंपनी के अगेंस्ट हम लोग हैं। अब चूंकि आप लिस्टिंग करा के आ गए हैं मार्केट में, तो आपकी ऐसी ही स्क्रूटनी होगी और आपकी हर उस चीज़ पे क्वेश्चन किया जाएगा जो आप मैं तो जो मैंने वर्ड यूज़ किया कोट एंड कोट की जुगाड़ है। क्या प्रॉफिट नहीं दिखाते ना, क्या जरूरत थी इस बार 2 करोड़ दिखाने की? आप ईमानदारी से कहते नहीं अभी भी हमारा लॉस में है। तो इसलिए ये चर्चा यहाँ जरूरी है। लेकिन समय एकदम समाप्त हो गया सर। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले हफ्ते फिर हम लोग बैठेंगे और कुछ तमाम सारे नए इश्यूज से बातचीत करेंगे। आज के लिए फिलहाल नमस्कार।